हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने टारगेट को रोज़ कुछ ना कुछ उसमें एफर्ट दे रहे होंगे, जिससे आपका टारगेट आपके काफ़ी पास आ जाए। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो बिल्कुल ना समझें, टाइम बहुत है, टाइम बहुत कम है बच्चों। टाइम आपका रेत की तरफ फिसलते हुए जाएगा, इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं उसको प्रॉपर वे में चैप्टर को ख़त्म करें, अपना फॉर्मूला रिवीजन करें उसका डेली टू डेली। बहुत पढ़ने से आपको ये आप निश्चित कर लें कि आपको बहुत नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपका कोई अगर डाउट होता है, जेन्युइन डाउट है, या कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें बहुत जल्दी कोई वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा। 17 क्वेश्चन आपके ईएम वेब से आए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी से करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य है आप इससे बहुत ज़्यादा सीखें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया है, तो मैंने ए बी सी मैचिंग ना दे के आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन सेट कर दिया है कि ऑप्शन आप डायरेक्ट मैच कर लें, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि ये दो लिस्ट हैं, इन दोनों में आपको मैच करना है। तो ईएम स्पेक्ट्रम की देखो वेवलेंथ तो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद करना पड़ेगा। कल भी मैंने इसमें आपको जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, स्पेक्ट्रम आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कल का इंतज़ार करते हैं तो कल को मैं EMI AC और EM वेव तीनों को एक साथ फॉर्मूला रिवीजन कराने वाला हूँ, जिसमें आपका मैं स्पेक्ट्रम भी कैसे पढ़ना है वो सब बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें, अगर वेवलेंथ देखें, देखो आपको ये याद हो ना हो, आपको ये याद होना चाहिए कि एक ट्रिक है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो इन माई रेंज ये आपको याद होना चाहिए। और जैसे ही आप राइट की ओर बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ेगी। G फॉर गामा, X फॉर आपको एक्सरे, U फॉर अल्ट्रावोलेंट, V फॉर वॉयलेट विजिबल सॉरी, और I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक्सरे की सबसे कम होगी, एक्सरे की सबसे कम होगी, उसके बाद आपकी यूवी की होगी, उसके बाद आपकी आईआर की होगी, और लास्ट में आपकी माइक्रोवेव की होगी। तो यहाँ से आप देखें तो ए की क्या हो जाएगी, माइक्रोवेव की हो जाएगी आपकी सबसे ज़्यादा, फोर्थ वाला ऑप्शन ए का फोर्थ हो जाएगा आपका बच्चों। और बात करते हैं अगर बी की, तो बी का हो जाएगा आपका, बी आपका क्या है, यूबी, तो यूबी का फर्स्ट हो जाएगा फिर इस हिसाब से। और एक्सरे का हो जाएगा सेकंड वाला, और इसका ये वाला। ऑप्शन से आपको अगर एक दो भी मैच कर लिए तो बाकी आपको इजीली मैच हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल से बहुत क्वेश्चन आए हैं और आपको यूज पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूज पूछा है, नहीं यूज नहीं पूछा है, यहाँ पर ना प्रोडक्शन पूछा है। एक क्वेश्चन यूज वाला भी है इसमें, उसको भी अभी मैं कराऊंगा। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, वही सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको एक दो चीज़ें पता हैं उसके बारे में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोवेव है ना बच्चों, माइक्रोवेव आपकी मैग्नेट्रॉन और कैलिस्ट्रॉन वेव से क्रिएट होती है, ठीक है। और वहीं पर जो आपकी गामा है, गामा अल्फ़ा बीटा, ये आपके रेडियो एक्टिव डीके से निकलती है। और बात करें रेडियो वेव की, तो रेडियो वेव आपके रैपिड एक्सलेरेशन एंड डी एक्सलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है, और एक्सरे आपकी इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकलती है। तो मतलब आपको ना एक बार ये आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था यहाँ से, ये वाला है। अब ये यूज वाला है। तो देखिए बच्चों, यूज में अगर आप देखें, हमारा जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के ज़्यादा यूज़ नहीं है। माइक्रोवेव आपका एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होता है मेनली, ठीक है, या आप कह सकते हैं रेडार में यूज होता है, ज़्यादा नहीं है इसमें। और जैसे रेडियो है ना, रेडियो टीवी और एफएम इनमें होता है वायरलेस वायर, जिसमें वायर वाला कम्युनिकेशन है। बाकी जो गामा है, अल्फ़ा बीटा है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। अब जो यूबी है बच्चों आपका, यूबी के बहुत है, ये वाटर प्यूरीफायर में आता है, लेजिक आई सर्जरी में आता है, और बहुत सारे इसके यूज हैं। मैं कल इसको और सारे यूज बता दूंगा। ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी इसमें यूज बता रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और जो हमारा सी वाला है इंफ्रारेड, इसको हीट वेव भी कहते हैं। तो हीट वेव फिजियोथेरेपी में क्या होता है, हीट वेव से आपकी सिकाई होती है। और एक्सरे को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जब कीमोथेरेपी देते हैं।
अच्छा जी, तो ये तो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। मतलब ये चैप्टर ऐसा है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं लूटो वाला, इस चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू करे हैं, तो ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि थोड़ा थोड़ा भी टफ है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं एक ईएम वेव है एट एन इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कह रहे हैं कि नेगेटिव जेड में है, मतलब माइनस के के में है, और कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स हैं, तो प्लस के आई कैप। तो पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होती है बच्चों ई क्रॉस बी, तो आपको माइनस के क्रॉस आई करना है। अब आप देखिए के क्रॉस आई जब आप करेंगे, के क्रॉस आई जब आप करेंगे तो क्या होगा, जे होगा, लेकिन माइनस भी तो था आगे से, तो माइनस जे मतलब माइनस के वाई एक्सिस, तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फोर्थ कह रहे हैं, देखो इससे इस बार इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं फोर्थ वाले से, पता नहीं क्यों पूछे। कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताऊँ मैं, अगर गॉस लॉ, ई डी ए, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट या इन इलेक्ट्रोस्टैट, पहला वाला। दूसरा वाला बच्चों जो लॉ है वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये बी हो जाता है वहाँ पे। तीसरा जो है बच्चों वो है फैराडे लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा आपका माइनस ऑफ डी फाई बी ओवर डी टी। और लास्ट वन मैक्सवेल एम्पियर का जो मॉडिफाइड रूल है आपका, वो क्या होता है, म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन बट नॉट स्टैटिक कंडीशन में वैलिड नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो जो हमारा मैक्सवेल 4 इक्वेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो डिस्क्राइब करते हैं, ये तो आपकी इक्वेशन है। इसमें क्लियर है कि जो हमारी इक्वेशन है ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, इसमें टाइम का रिलेशन आ रहा है, बाकी में तो नहीं आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये किसके लिए वैलिड फॉर, किसके लिए लगेगी, टाइम वेरिंग के लिए। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा डी फाइव वी बाई डी टी। ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। ये जो डी वाला है बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट ई, और इससे क्वेश्चन आने लग गए हैं काफ़ी, ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम डी बोलते हैं। आपने ये कैपेसिटर में पढ़ा होगा ई डी ए इक्वल टू क्यू, तो ये भी आपका यही है। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आए हैं यहाँ से। कह रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट है, एक एजर्सन है दूसरा रीजन है, और पहला कह रहे हैं कि ईएम वेव यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन दैट ऑफ माइक्रोवेव एम्प्लॉय इन रेडार टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि जो ईएम वेव है आपका, उस ईएम वेव को हमने कहाँ यूज किया, यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है लॉन्गर, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, लॉन्गर कहाँ होती है, ये तो हमारा फॉल्स है। इंफ्रारेड ईएम वेव आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव। ठीक है, जो हमारा ये है, अब ये तो ज़्यादा ही होगी ना, अगर आप देखें इंफ्रारेड तो ज़्यादा ही होगी, क्लियर है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मोर इन रेडार। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें ए गलत है, बी आर सही है, तो बी वाला सही हो गया। तो अब बहुत इजी क्वेश्चन आया, इन्होंने थोड़े लंबे चौड़े बनाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक प्लेन ईएम वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है आपको, कह रहे हैं प्रोपागेटिंग फ्री स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ से स्पीड का हमें आइडिया हो जाएगा। ये दिया है तो ई भी दिया है, आपसे कह रहे हैं बी कितना होगा। तो बच्चों फ्री स्पेस के लिए आपको पता होगा ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू स्पीड होता है। अब इन्होंने फ्री स्पेस कह दिया, तो फ्री स्पेस में ईएम वेव की जो स्पीड होती है वो सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको बी नॉट निकालना है, ई नॉट की वैल्यू दी है 6.6 और सी की वैल्यू तो सभी को पता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 3 2 2.2 10⁻⁸। अब डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन का भी इसमें रोल है सॉरी। अब डायरेक्शन देखिए, फ्री स्पेस में अलोंग ये, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो है बच्चों वो प्लस के आई है, और कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस के जे में है, प्लस के जे में है। तो आपको पता है जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन ऑफ डीओपी है इसकी प्रोपागेशन, वो ई क्रॉस बी होती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो है ये हमारे प्लस आई डायरेक्शन में है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है, तो ऑब्वियस बात है बी हमारे के में होगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो बी का आंसर प्लस के होगा। तो प्लस के लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन में आप गलत कर सकते हैं। ये जो के लिखा है ना मैंने, ये डीओपी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एक क्वेश्चन भी आया था और इससे आप निकाल भी सकते। अगर यहाँ पर फ्री स्पेस ना होके कोई स्पीड होती तो स्पीड को फिर वी लेते। वी की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, ओमेगा बाई के हो सकती है, या सी बाई आपका एन के टर्म में हो सकती है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव अलोंग वाई एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड जो है बी नॉट वो 6.0 10⁻⁻7 है, और इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस के वाई एक्सिस। कह रहे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एम्पलीट्यूड निकालो। और दूसरी बात देखो, प्रोपागेटिंग अलोंग इतना और इतना, इसमें आप देखेंगे बच्चों हमें ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये कहाँ गई है। ठीक है, प्रोपागेटिंग अलोंग इतना इतना, और मीडियम भी नहीं दिया है। तो जब आपसे कहा नहीं जाएगा मीडियम में है, तो आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, ई नॉट ओवर बी नॉट इक्वल टू सी लगाओगे। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ई नॉट। तो ई नॉट हो जाएगा बी नॉट इंटू सी। तो 6×18 हो जाएगा। तो 18 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। ये हमारी बी नॉट की वैल्यू है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, तो ये निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर लिखा रहता मीडियम तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मीडियम कुछ नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेव इमिटेड व्हेन अ मेटल टारगेट इज बॉम्बार्ड विद हाई एनर्जी। तो देखो जब भी कोई मेटल टारगेट को हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, एक्सरे हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपने एक्सरे में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि एवरेज एनर्जी। देखो यहाँ पर दो तरह, क्योंकि दो तरह के फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है हाफ बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट है। अब आप देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो किसी भी ईएम वेव के लिए बराबर होती है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, रेशियो। तो रेशियो कितना हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगा। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या पूछ रहा, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड टोटल पूछ रहा है। सॉरी टोटल पूछेगा। देखो ऊपर है इलेक्ट्रिकल तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा टोटल। टोटल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, और दोनों बराबर होते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रिक के ही टर्म में रख देते हैं। तो हाफ ई स्क्वायर तो ऊपर हो जाएगा ये, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 टाइम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कट जाएगा तो इसका आंसर 1 ना होके आपका हाफ होगा, क्योंकि उसने ना टोटल पूछा है और दोनों बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो इनको ऐड करोगे तो 2 टाइम इलेक्ट्रिक कर लो या 2 टाइम मैग्नेटिक कर लो, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रिक दिया है तो हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि कट जाए। आगे चलते हैं। अभी आपसे फॉर्मूले पूछे हैं, अभी भी बताया मैंने यहाँ लिखे नहीं ऑप्शन में कि क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होगी और क्या हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी। क्लियर है यहाँ तक, ये ई होगा, हाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक ये हो गई और मैग्नेटिक हो गई बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। आगे चलते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईएम वेव, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्होंने बहुत पूछे हैं इस बार, ठीक है, तो आपके वो प्रिपेयर होने चाहिए। कह रहे ईएम वेव नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव आर रिलेटेड टू ए। मतलब ये जो लिखा है ना इन्होंने, कह रहे हैं कि ऐसे रिलेटेड हैं। आप बताओ क्या ऐसे रिलेटेड होते हैं क्या, म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट। सेकेंड तो वैसे ही गलत लग रहा है, ठीक है, क्यों, रिलेटेड ऐसे होते हैं इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू जो होती है आपको ये भी पता होगा, ये होती है, इन्होंने इसको रीअरेंज कर दिया तो ये कहाँ ऐसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहला सही है स्टेटमेंट, दूसरा गलत है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आए हैं ना, तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कह रहे कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप एनसीईआरटी उठाइए, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो जेई है ये महाकुंभ है। महाकुंभ में जैसे आप देखते हैं बहुत सारे साधु आते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग बुरे लोग हमारे
कई सारे लोग आते हैं, महाकुंभ है उसका नाम। तो वैसे आपका जेई का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम में भी आपको एनसीईआरटी कहीं से भी आ सकता है, एससी वर्मा, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर, आप में सब में कमांड होनी चाहिए। सोचो आप कुंभ नहाने जा रहे हो, ठीक है, हमारा तो कुंभ बहुत पवित्र है ना, वैसे आपके लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंडेंट, नहीं करती है भाई, डिपेंडेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। आगे कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंडिपेंडेंट, जहाँ करनी थी वहाँ उन्होंने नहीं लिख दिया, जहाँ नहीं करनी थी वहाँ है लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट इन मोशन ऑफ, ये सही है बच्चों, सी सही है। द स्पीड ऑफ लाइट इन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, तो सी और डी इसका सही है। बात ये ध्यान रखना, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो हमारी सी होती है 3 × 10⁸, ये इंडिपेंडेंट जो होती है वो फ्रिक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होती है, और नेचर ऑफ सोर्स के इंडिपेंडेंट होती है। और इवन अगर सोर्स और आपका वेव की जो वो है मोशन है, उस पर भी ये डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पे करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ईएम वेव है आपका, जो आपका ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है। एट अ सर्टेन पॉइंट एंड सर्टेन टाइम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वेव इज वाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई मतलब प्लस का जे कैप। आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भैया मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? अब ये कोई क्वेश्चन है बताओ, और आपको ये बताया है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो क्या है? नेगेटिव ऑफ जेड, तो माइनस के सॉरी हाँ के। तो आप देखो डीओपी जो होती है हमारी वो होता है ई क्रॉस बी, तो जो डीओपी की वैल्यू है वो है माइनस के। अब मुझे बताइए ई अगर आपका जे होगा तो बी को कितना होना पड़ेगा? बी को आपका आई होना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो जे क्रॉस आई आपका क्या आएगा? के आएगा, समझ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और वैक्यूम लिख दिया है इन्होंने, ये दिया है, कह रहा है करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो ये तो मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने क्या कहा आपसे, देखो बच्चों कि ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ये भी चालाक है, इन्होंने भी सी नहीं दिया, तो देखो ई नॉट बाई बी नॉट तो ऐसी ही है, सी की वैल्यू हमारी ओमेगा बाई के भी होती है, तो इधर उधर इंटू करेंगे तो आप ई नॉट इक्वल टू ओमेगा वी नॉट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, कह रहा है ई एंड के रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब ये है तो इसकी डायरेक्शन निकालनी है आपको, तो मैंने आपको कई बार बताया है इसमें, अभी भी बताया कि जो ई नॉट बाई बी नॉट है वो आपका सी है। अब के टर्म में अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब ई नॉट बाई बी नॉट जो है ओमेगा बाई के है भैया। तो आपका बी कितना होगा? आपका बी नॉट हो जाएगा के बाई ओमेगा इंटू ई हो जाएगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब अगर इसको आप प्रोडक्ट के टर्म में लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा के क्रॉस ई हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन यहाँ का है आपसे, जो अभी भी मैंने बताया, गॉस लॉ को बताओ कह रहा है, फैराडे लॉ बताओ कह रहा है, ये बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करोगे। देखो कौन सोच सकता था कि हमारा जो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट है या फैराडे लॉ है ये जेई वाले पूछेंगे, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने पूछा। तो उन्होंने क्यों पूछा समझो, वो बच्चों आपका बेसिक जानना चाह रहे हैं। वो पेपर कठिन नहीं आता, वो पेपर को कभी रैंडम बना देते हैं पैटर्न बदल के, या एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ के थोड़ा सा ट्रेंड बदल देते हैं जैसे पुराना है, इसीलिए तो आईआईटी है वो, समझ रहे हैं। तो आप खूब मेहनत करिए, अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसमें फीडबैक दे सकते हैं। आपका फीडबैक मैं बहुत जल्दी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप में भेजें। चैनल नया है तो आपको मदद करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कल हमारा ईएमआई, एसी और ईएम वेव तीनों का एक फॉर्मूला रिवीजन का महामैराथन होगा, और उसको ज़रूर देखें, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।